For all services relating to transfer of flats, stamp duty, registration of documents, recovery of dues, RERA, MOFA, and important subjects like redevelopment and self-redevelopment of cooperative housing societies, you can always rely on Mahaseva and Prabhu Associates for the best legal advice. You may reach us on our customer care number 022 4255 1414 for any assistance. सवालों का जो सिलसिला है क्वेश्चंस का, क्वेरीज का, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है पाली हिल बांद्रा वेस्ट से मिसेस माला मंगेरा जी का। सेक्रेटरी ऑफ आवर बिल्डिंग सोल्ड हिज कार एंड लिविंग इन चेन्नई, कम्स टू लिव इन बिल्डिंग once in 3 months for 15 days, then returns was also no present at AGM 2021. Can his digital signature be used all notices, circulars and resolution? अभी क्वेश्चन तो एक्चुअली दो अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो कार पार्किंग से इन्होंने शुरू किया और बाद में डिजिटल सिग्नेचर आया, तो ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ कि वो वहाँ पे रहते नहीं है। उनका कहना ये होगा कि गाड़ी वाड़ी सब बेच के घर वर का जो सब करके लोग चले गए और सिर्फ बीच में एक जब भी आते हैं बॉम्बे में शायद वहाँ पे रहते हैं वो। और वो सबसे पहला अगर क्वेश्चन ये उठ सकता है कि उनको हम सेक्रेटरी रख सकते हैं क्या, तो आंसर उसका है कि बिल्कुल आप सेक्रेटरी उनको बना सकते हो और कंटिन्यू भी कर सकते हैं सोसाइटी का सेक्रेटरी। एंड मोर दैट ही इज विजिटिंग मुंबई एवरी वंस इन एवरी 15 डेज और मंथ में 15 दिन में 3 महीने में 15 दिन, तो ऑब्वियसली वो जब भी वो आता है उस समय पे आप बाकी सब जो काम है आपका वो करा सकते हो, मीटिंग वगैरह में इन्वॉल्व कर सकते हो उनको। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये अभी हमारे यहाँ पे ऐसा प्रावधान आया नहीं, ओनली आरओसी। अभी वो कंपनी के मैटर्स अलग है जो ऑटोमेटिकली डिजिटल सिग्नेचर आपका रिकॉर्ड होता है और उसके हिसाब से सिग्नेट साइन करते हो। बट हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये डिजिटल सिग्नेचर का अभी इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, तो फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। प्रॉक्सी भी अलाउड नहीं है इनफैक्ट। और जो आपके सेक्रेटरी है उनको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको आप या तो कोरियर से भेजिए और चेन्नई से साइन करके वापस वो कोरियर से, आजकल तो 2-3 दिन में काम हो जाता है, तो ये आप कर सकते हो। या वर्स्ट कम एकदम अर्जेंट सिनेरियो में आप ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ से आपने पेपर्स भेज दिए, उन्होंने उनका फिजिकल सिग्नेचर किया और वो स्कैन कॉपी अर्जेंटली इमीडिएटली अगर आपको आज के आज कुछ चाहिए तो स्कैन करके आप वो भेज सकते हैं आपको, बट ओरिजिनल आना पड़ेगा। बराबर, फिजिकल 2 दिन के बाद अगर आप 2 दिन 3 दिन नहीं रुक पा रहे हो तो फिजिकल कॉपी तो आपको चाहिए, बट तब तक के लिए आप स्कैन से इमीडिएट काम के लिए आप उसको चला सकते हो, बट डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलेगा। ओके, माला बंगेरा जी नोटेड एंड अदर्स ऑडियंस। सेकंड क्वेश्चन है माला जी का ही। Security agency has not registered Aadhaar card with police and MC permitted them to reside in society premises since 2 years without GB general body sections and this permitted this security guard living, eating, cooking and society premises. अभी देखिए, जनरली अगर आप उसको एक लिबरल वे में देखते हो तो मुंबई में ऐसा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड आप ज्यादातर देखोगे तो ये सब बाहर के लोग हैं। मतलब मुंबई का कोई नेटिव बहुत कम है कि मुंबई में रहने वाला मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हो हाउसिंग सोसाइटीज में। वो फैक्ट्रीज और ऑफिसेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जनरली आप देखोगे तो या तो फिर अदर स्टेट से ही आते हैं लोग यहाँ पे काम करने के लिए, और ज्यादातर फैमिली के साथ में ही आता है और उनको एक सिक्योरिटी का एक छोटा सा रूम या कुछ जगह दिया जाता है जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ रहता है। सोसाइटी का 24 घंटा, ज्यादातर सोसाइटीज में आप ये भी देखोगे तो सिक्योरिटी एक ही आदमी का 24 घंटा ही ड्यूटी रहता है, शिफ्ट्स में नहीं होता है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले कि आप कैसे प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हो, या फिर सिक्योरिटी का फॉर द नेम सेक आप सिक्योरिटी आपने लगा के रखा है, तो ऑल दिस थिंग्स शुड बी इवैल्यूएटेड। एंड अगर आपका एनओसी या पुलिस का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो दैट इज अ वेरी मेजर ब्रीच। आपको पुलिस का वेरिफिकेशन तो कराना चाहिए आपका सिक्योरिटी का, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके अगर सोसाइटी में सिक्योरिटी 6-8 घंटे के लिए आके चला जाता है तो भी मैं मान सकता हूँ कि ठीक 8 घंटे का ड्यूटी है, बट अगर वहीं पे रहता है पूरा 24 घंटे और वहाँ पे खाना खाता है, सोता है, घूमता है, फिरता है, तो इट इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी थ्रेट। तो आई स्ट्रांगली एडवाइस कि आपका जो सिक्योरिटी है उसका एनओसी प्लीज पुलिस वेरिफिकेशन प्लीज करा लीजिएगा, सो दैट नॉट ओनली आपके मतलब प्रीमाइसेस का सिक्योरिटी बट आपका पर्सनल सिक्योरिटी भी उसमें इन्वॉल्व है।
बच्चे हैं, औरतें हैं, काफी उसमें है, तो उसमें आई थिंक एनओसी शुड बी डन। एंड इफ अगर सोसाइटी का मैनेजिंग कमेटी नहीं करती है तो द मेंबर्स, रिस्पांसिबल मेंबर्स कैन अप्रोच द पुलिस स्टेशन एंड राइट टू द पुलिस एंड raise a issue there, complaint there, so that the police will take the corrective measures. यस पारफा जी, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल लूं, चेंबूर से ही है, मिस्टर नगेंद्र आचार्य जी हैं, चेंबूर मुंबई से। इनका क्वेश्चन है, कैन वन ऑफ द co-opt member who is the office bearers of the society become a chairman or a secretary in the events of resigned by the one of the them? कोऑप्शन जब भी आप करते हो, कोऑप्शन में देखिए दो चीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल्स, कोऑप्शन के नए रूल्स, जैसा हमने बोला था कि नया अमेंडमेंट का रूल्स अभी तक आया नहीं, तो कोऑप्शन के रूल्स अभी तक इट इज नॉट वेरी क्लियर। बट एज फार एज द ओल्ड रूल्स गो, और हमारा जो सर्कुलर 2018 का जो सर्कुलर है कोऑप्शन का, उसमें क्लियरली कहा गया है कि 2.5 इयर्स के बाद में, कमिटी का कंप्लीट होने के बाद में, 50% टेन्योर आपका जब खत्म होता है, उसके बाद में आप कोऑप्ट कर सकते हो। और कोऑप्ट करने के लिए आप ना ही सिर्फ ऑफिस का जो कमेटी का मेंबर का आप कोऑप्ट कर सकते हो, आप पूरा ऑफिस बेरर का भी कोऑप्ट कर सकते हो। बट इतना ही फर्क है, शायद लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, कि फर्क इतना ही है कि अगर कमेटी का जो ऑफिस बेरर है उसमें अगर आपको कोऑप्ट करना है, और वो कमेटी आपको पता है कि वो हमारे इलेक्शन रूल्स के हिसाब से बनी हुई है, जहाँ पे लास्ट टाइम जब ये प्रेजेंट कमेटी है वो रजिस्ट्रार या फिर आप इलेक्शन अथॉरिटी के थ्रू इलेक्ट हुआ है, और उनके पास जो रिकॉर्ड है वो पुराना सेक्रेटरी का ही रिकॉर्ड है उनके पास। तो हमको अगर चेंज करना है और नए सेक्रेटरी को लाना है कोऑप्शन के थ्रू, तो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करके उनका परमिशन लेके ही करना पड़ेगा। अगर आपको कोई कमेटी, नॉर्मल कमेटी मेंबर को अंदर का अंदर इलेक्ट करना है तो 2 लोग आप कर सकते हो। कोऑप्शन में वैसे भी 2 लोग ही अलाउड है आज के हिसाब से, जो पुराने रूल्स है। नए रूल्स आने के बाद पता पड़ेगा कि कितना उन लोग मैक्सिमम कितना अलाउ कर रहे हैं। बट आज के दिन में आप 2 से ज्यादा मत कोऑप्ट करिए। और वो कोऑप्शन में भी अगर आप कमेटी का ऑफिस बेरर्स में कोई चेंजेस ला रहे हो तो आप प्लीज रजिस्ट्रार के ऑफिस में इन्फॉर्म करिए, क्योंकि भले आपका कोऑप्शन का जो क्या बोलते हैं उसको, जो चेंजेस हुआ होगा ऑफिस में, बैंक में आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा सिग्नेचर चेंज करने के लिए। और वहां पे अगर बैंक ने ऑब्जेक्ट, ऐसा हो सकता है काफी बैंक्स जब तक रजिस्ट्रार के यहाँ से आपको नहीं लेटर मिलता तब तक अलाउ नहीं करता है नया सिग्नेटरीज चेंज करने के लिए। आपका जनरल बॉडी रेजोल्यूशन या कमेटी का मीटिंग का रेजोल्यूशन बहुत सारे टाइम पे नहीं चलता है। दे से दैट इलेक्शन आज के दिन में थ्रू द इलेक्शन अथॉरिटी हो गया, तो आप इलेक्शन अथॉरिटी का परमिशन या लेटर हमको दिखाइए। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सही तरीके से करें, और आपके बाकी के एक्शंस भी आगे जाने के बाद में नल एंड वाइड नहीं होना चाहिए कि आपने बिना अथॉरिटी के इस वाले सेक्रेटरी ने इतने सारे डिसीजंस और इतने सारे कागजों में साइन किया है, तो ये इट शुड नॉट बिकम ab initio, void ab initio। इसकी वजह से आप क्या करिए, इसका रजिस्ट्रार को बोल के परमिशन लेके आगे बढ़ना चाहिए। यस सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एडवांस में सवाल है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हम एडवांस में हमारे सवाल आए इस सब्जेक्ट पे पहले से मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू 1 to 1 वही सवाल हम मैक्सिमम लेंगे, क्योंकि समय हमारा फिक्स है आज इसी सब्जेक्ट के लिए। तो जो एडवांस में सभी लोग जो कनेक्ट हैं, जिन लोगों के मैं सवाल ले रहा हूँ, एडवोकेट प्रशांत जैन साहब है गोरेगांव ईस्ट से। इनका सवाल है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द CHS to obtain conveyance from the promoters, but unluckily most of the society don't pursue this object. Please give tips society that how can have conveyance for society and what action they should take. Please guide sir. प्रशांत जी का सवाल एकदम बढ़िया सवाल है। एज यूजुअल उनका सवाल बढ़िया ही रहता है। मैं इतना कहना चाहूंगा लोगों को, दर्शकों को, देखिए कन्वेंस का जो मैटर है, कन्वेंस का मैटर अभी लास्ट 10-15 साल में जब से हमारा डीम्ड कन्वेंस जो आया है ना, जो सर के जो इतने मेहनत के बाद में प्रभु सर के एक डीम्ड कन्वेंस का जो एस्पेक्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लास्ट 10-12 साल से चल रहा है। 2009 या 2011 से ज्यादा ये पॉपुलर हुआ है। उसके पहले लोगों को कन्वेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। एक्चुअली लोगों को मालूम भी नहीं था कि कन्वेंस लेना पड़ता है, प्रॉपर्टी कार्ड क्या होता है, नाम क्यों चढ़ना चाहिए, ये कोई भी चीज कमेटी सोसाइटी किसी को नहीं मालूम होता है। तो दे नेवर यूज्ड टू फॉलो सच
गाइडलाइंस और उनको पता ही नहीं है कि कन्वेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट भले आप सही बोल रहे हो कि सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट सोसाइटी का लैंड का कन्वेंस लेना होता है, बट दे आर नॉट अवेयर। तो अभी सिंसियर लोगों ने काफी सिंसियर एफर्ट्स डालना शुरू किया है काफी सोसाइटीज ने, और उनको अभी पता पड़ा है जैसे कि अभी लोगों का एफएसआई जब बढ़ रहा है, जब और बेनिफिट्स जब वो लैंड पे मिल रहा है लोगों को, वैल्यू बढ़ रही है, और रियल एस्टेट का ही जो इम्पोर्टेंस है और जो उसका आप बोल सकते हो कि उससे कितना फायदा हो रहा है लोगों को। और हाईलाइट ये है कि जितना फ्लैट का आपका रजिस्ट्रेशन पेपर का वैल्यू है, जितना उस जमीन लैंड का, जिस जमीन पे सोसाइटी फ्लैट है उसका भी इतना ही वैल्यू है, लेकिन लोग उस अवेयर उसको मतलब दरकिनार करते हैं। इनफैक्ट आप अगर देखोगे शर्मा जी, तो मैं तो बोलूंगा कि 60-70% तो लैंड का कॉस्ट है। कोई भी कंस्ट्रक्शन आप जाओगे 60, मैं फ्लैट का कॉस्ट की नहीं बात कर रहा हूं। लक्ष्मी छाया बोरीवली में उस वक्त 2006-7 में जब बिल्डिंग गिरी, उसका कन्वेंस नहीं था, उन्होंने पे करके ऑनर से कन्वेंस लिया, देन फिर वो रीडेवलपमेंट बराबर। तो लैंड, कोई भी डेवलपमेंट में लैंड का कॉस्ट 50-60% से ऊपर ही होता है, बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो मामूली सा, लैंड का मेन कॉस्ट है। तो अगर लैंड सोसाइटी के कब्जे में या फिर सोसाइटी के ओनरशिप में नहीं होता है, तो देन इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो यू शुड ऑलवेज एंडेवर द कमिटी हुएवर इज देयर, करंट कमिटी आज करे तो अब जो कहावत है, तो इट हैज टू बी इनिशिएटेड इमीडिएटली। कन्वेंस अगर आपका सोसाइटी का नहीं हुआ है तो आप कन्वेंस का जो प्रोसेस है उसको तुरंत शुरू करिए, क्योंकि आगे जाकर के अगर गवर्नमेंट के पॉलिसीज में कुछ भी चेंजेस होता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका आज के दिन में लैंडलॉर्ड जिंदा है, जो लैंड ओनर है आज जिंदा है, कम्युनिकेबल है, अब उसको आपको पता है कि कहाँ पे उसका ऑफिस है, आपको ये भी पता है कि वो किधर रहता है, बहुत कुछ आपको शायद जानकारी हो सकती है। तो जब ये सब जानकारी होते हुए आपको, और आपको पता भी है कि यही है मेरा लैंडलॉर्ड, इतना भी काफी लोगों को मालूम होता है, बट स्टिल दे डोंट परस्यू, तो आपको इमीडिएटली जो भी कमिटी है जनरल बॉडी बुला करके उसको कन्वेंस का मैटर सबसे प्रायोरिटी में लेना चाहिए, और लैंड को सबसे पहला उनके नाम से, हमारे नाम से या सोसाइटी के नाम से चेंज कर लेना चाहिए। कन्वेंस कुछ नहीं है, कन्वेंस इज जस्ट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू द नेम ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम एंडोर्स हो जाता है, और उसके बाद में जो ओनर है वो लैंड का, पर्टिकुलर जो प्लॉट बोलते हैं हम लोग उसको, उसका ओनरशिप सोसाइटी के पास हो जाती है। तो ये बिल्कुल उनका सवाल एकदम वैलिड सवाल है। तो हर सोसाइटी को दे शुड स्टार्ट परस्यूइंग दिस, वेदर आप डायरेक्ट कन्वेंस होता है तो डायरेक्ट कन्वेंस कर लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है, कोई वजह से डिस्प्यूट है, बिल्डर या फिर लैंडलॉर्ड आगे नहीं आ पा रहा है करने के लिए या नहीं देना चाह रहा है, तो आपके पास डीम्ड कन्वेंस का ऑप्शन तो अवेलेबल है, आप जरूर उसको तुरंत आपको उसमें काम करना शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू पार्था सर, आप बधाई हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से निवेदिता जी, इन्होंने सवाल भेजा और ये रेगुलर ऑडियंस है और अभी भी जुड़ी देख रही है। तो निवेदिता जी का हम सवाल लेंगे। जैसे मैंने कहा था ब्रेक के पहले, निवेदिता जी मेलबोर्न से ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी रहती है, उनका सवाल है, वापस रिपीट किया, कोऑप्टिंग के लिए रिलेटेड। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन the process of co-opting in the event of committee members resign or if the event vacant position in the managing committee? Right. So जैसा मैंने आपको बताया कि co-option जो है, जो हमारे बायलॉस में भले दिया गया था, बट कैसे co-opt करना नहीं मालूम था। तो 2018 तक लोगों को नहीं मालूम था कि co-option क्या होता है और co-opt कैसा करना चाहिए। Co-option is nothing but whenever there is a casual vacancy which is arising. Casual vacancy in the sense, the vacancy can be due to resignation of any committee member. It may be due to a committee member selling his flat and going away, because of which he ceases to be a member of the society, or probably due to the death of that committee member or disqualification of that committee member. The reason may be anything. So now when there is a vacancy which has arisen, इस वजह से अगर कोई vacancy आपकी कमेटी में आती है और आपकी कमेटी और आपकी जनरल बॉडी ये सोचती है, अगर उनको लगता है कि नहीं, हमको कमेटी का कोई भी पोस्ट वेकेंट नहीं रखना चाहिए, हमको उसको फिलअप करना चाहिए, या अदरवाइज इफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कमिटी हैज फॉलन बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, सपोज आपका वो 2/3 का एक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्ट्रेंथ एंड ऑल दोस थिंग्स, वो इलेक्शन का मैटर है, आज नहीं डिस्कस करेंगे,
बट हर सोसाइटी में एक पर्टिकुलर मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स हर समय आपका सोसाइटी में कमेटी में होना चाहिए, इतने नंबर ऑफ मेंबर्स आपके कमेटी में होना चाहिए। अगर उस वाले कमेटी का मिनिमम स्ट्रेंथ से अगर कम हो जाता तो ऑब्वियसली आपको कोऑप्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अदरवाइज द कमिटी विल बिकम इनवैलिड, आपका कोई पावर्स आपके पास नहीं रहेंगे। कोऑप्शन का जो मैंने आपको जिक्र किया था शुरू में, एक अक्टूबर 2018 में एक रजिस्ट्रार का सर्कुलर है, और सर्कुलर क्लियरली ये बोलता है कि योर कमिटी शुड हैव कंप्लीटेड 2.5 years, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज मैक्सिमम यू कैन co-opt up to 2 members, committee members, and third there is a procedure which is given there। प्रोसीजर में क्या कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉल फॉर, मतलब इन्फॉर्म करना है आपके सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स को कि कैजुअल वैकेंसी आ गई है, इसके लिए हमको कमिटी में हम लोग कोऑप्शन करने वाले हैं, और वो आर पीपल आर डिजायरस ऑफ कंटेस्टिंग थ्रू कोऑप्शन कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे आप उसको स्क्रूटनाइज करोगे, these people are eligible to contest or eligible to be co-opted, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है कि आपको कोऑप्शन करना है। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने के बाद में रजिस्ट्रार का विद द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार यू हैव टू कंडक्ट द कोऑप्शन प्रोसेस, इन द सेंस बहुत सारे अगर 2 सीट्स आप कर सकते हो जैसा मैंने बताया, और वो वैकेंसी आपका 2 सीट है, बट कैंडिडेट्स अगर आपके 5 कैंडिडेट्स आए, 5 लोग बोलते हैं कि हमको कमेटी में आना है कोऑप्शन के थ्रू, तो 5 लोगों में से आप 2 ही लोग को चुन सकते हो। तो 2 लोग को चुनने का आपका एक तरीका है, यू हैव टू पुट अक्रॉस, इट इज एडवाइजेबल दैट आप इसको जनरल बॉडी में रखिए, ये मुद्दे को, दिस रेजोल्यूशन आप जनरल बॉडी में पास करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का मामला है, कमेटी में मत डिसाइड करिएगा, टू कीप दिस ऑल दिस 5 प्रपोजल्स इन द जनरल बॉडी, एंड द जनरल बॉडी कम टू अ कंक्लूजन। आप अंदर एक वोटिंग करा लीजिए, और उस वोटिंग में सिंपल मेजॉरिटी या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जिसको मिलता है, पहले 2 जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलता है, उसको आप कोऑप्टेड मेंबर करके आप उसको असाइन कर सकते हो, और देन दैट पर्सन कैन बी इंडक्टेड इन द कमिटी। द मेन थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इज दैट जितना भी टेन्योर आपकी जो एग्जिस्टिंग कमिटी की बाकी है, उतना ही बाकी का जो टेन्योर है वो उनका रहेगा। सपोज 3 साल अभी कमिटी का हो चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद में आपने 2 लोगों को कोऑप्ट किया, बाकी के 2 साल बचे हुए हैं, तो ये नए 2 लोगों का वो 2 साल के लिए ही वो कमेटी मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद जब पुराने वाले मेंबर्स जब रिजाइन होंगे या उनका जब टेन्योर खत्म होगा 5 साल का, तो ऑटोमेटिकली को टर्मिनस बोलते हैं उसको, तो उसके साथ में इनका भी टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर है, लंबा अगर प्रोसीजर है तो आप 2018 का रजिस्ट्रार का सर्कुलर में आप देख सकते हो, गूगल करिए तो शायद आपको मिल जाएगा, आपले सरकार वाला साइट से भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोऑप्शन का सर्कुलर है, उस सर्कुलर के बेसिस पे आप कोऑप्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। और लास्ट हमारा जो सैटरडे का महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार पे जाएंगे तो एपिसोड देखेंगे, तो ये सेम सब्जेक्ट पे आपको काफी अवेयर और खुद पार्थो साहब ने बताया। अगला सवाल है मिस्टर प्रशांत जैन साहब का सवाल है, माय सोसाइटी है 230 मेंबर्स बट ओनली 4-5 members actively take part in monthly meeting of the managing committee. We often send them agenda but they unusually not come in the meeting. Sometimes they approve our agenda on later date, sometimes they deny it. Please give me advice how to take these issues. देखिए, ये जो इनका सवाल है या इनका जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे सोसाइटीज में है, ये यूनिक नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है, यूनिक नहीं है प्रॉब्लम। बट इसके लिए हम लोग ऐसे वाले जो वेबिनार्स करते हैं या फिर हमारा काफी कुछ अलग अलग प्रोग्राम जो होता है लोगों को एजुकेट करने का, उसके हिसाब से हम जो ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम भी जब हम करते हैं लोगों को, जो मैंडेटरी है सबको करना है ट्रेनिंग एजुकेशन, उसमें भी हम यही बताते हैं कि आपको सोसाइटीज का जो फंक्शनिंग है उससे दूर रहने से आपको ज्यादा फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं हर समय यही बताता हूँ लोगों को कि अगर आप जनरल बॉडी अटेंड करने से अपने आप को अगर रोकते हो या आप प्रेफर करते हो कि मैं जनरल बॉडी अटेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बिना कोई डिसीजन पास नहीं हो सकता, तो आपकी वो गलती है, ये गलतफहमी है आपकी। मैं तो ऐसा कहूंगा कि देखिए, बहुत सारे सोसाइटीज में बहुत सारे मेंबर्स का ऐसा मानना है कि मैं इनफैक्ट डे टू डे फंक्शनिंग में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं कमिटी मेंबर्स का नहीं बता रहा हूँ, मैं इनफैक्ट जनरल बॉडी की बात, नॉर्मल मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो नॉट नेसेसरी दैट आपको हर समय हर जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें आपको इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्व आप हो भी नहीं सकते हो बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कमिटी। बट जहां जहां पे आपको इन्वॉल्व होना है
क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपका सोसाइटी का मामला है, आपका घर भी वही सोसाइटी के अंदर है, तो आप रिस्ट्रेन करके अगर आप जाओगे और कमेटी या अपना जनरल बॉडी मीटिंग में आपका एब्सेंट रहना या अब्सटेन करना, दैट इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। उससे अच्छा आप क्या करिए, आपको अगर लगता है कि बहुत सारे सोसाइटीज में कंप्लेन यही रहता है कि यार कमेटी बराबर से काम नहीं कर रही है या जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, ये बोल के चुप रहने में मतलब नहीं है। अगर आपका कमेटी सही काम नहीं कर रही है तो आप बाकी लोगों को बोलिए, 200 300 400 मेंबर्स की सोसाइटी है या इवन 60-70 मेंबर की सोसाइटी पकड़ लीजिए, जब इलेक्शन हो तब इन्वॉल्व हो जाइए। अब आपको लगता है कि आप खुद अच्छा कर पाएंगे तो आप खुद कंटेस्ट करिए, आपको लगता है कि दूसरा कोई आपका है सोसाइटी में जो अच्छा कर पाएगा उसको रिक्वेस्ट करके कंटेस्ट कराइए, बट कंप्लेन तो बहुत आसान है। सवाल सिर्फ सवाल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको रिस्पांसिबिलिटी लेना। देखिए एग्जीक्यूशन में जाना है आपको, देखिए कंप्लेंट तो सब लोग करेंगे, प्रॉब्लम्स तो सब जगह है, बट सॉल्यूशन फाइंड करना। बिल्कुल। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जैसा अभी इन्होंने बताया कि 5-6 लोग आगे आ चुके हैं, कमेटी का स्ट्रेंथ अभी इनका 200 है तो 200 में 200 के ऊपर है, तो 15 जो इनका कमेटी का स्ट्रेंथ हो सकता है मैक्सिमम, उसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी को नहीं भी गिनते हो तो भी 12 आपका कमेटी का स्ट्रेंथ है, उसमें 5-6 लोग ही आ रहे हैं। तो ये थोड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े सोसाइटी में 5-6 लोग इन्वॉल्व है। बट जैन साहब को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप डिसीजन मेकिंग आप जब करते हो कमेटी मीटिंग में, तो आपका कोरम अगर जब नहीं होता, मिनिमम कोरम अगर नहीं होता, तो आप रेजोल्यूशन पास भी नहीं कर सकते। तो आप एकदम बैर, वो बोलता है ना कि एकदम थ्रेशोल्ड पे हो आप, मतलब 12 मेंबर है आपकी सोसाइटी में कमेटी में, उसमें से 7 मेंबर तो आपको कमेटी मीटिंग में चाहिए, तभी जाकर के आप रिजोल्यूशन कर सकते हो कोई भी चीज का। आप कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो भी आपको कम से कम 7 लोग चाहिए वो मीटिंग में 12 में से, वो भी शायद इनके पास है नहीं है मुझे नहीं पता पड़ रहा है, बट 5-6 से काम नहीं चलेगा, आपको 7 तो पहुंचना पड़ेगा, और 7 नहीं पहुंचेंगे तो कमेटी का कैसे चलेगा। और सर कोऑपरेटिव इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन इसीलिए दिया कि लोग आगे आते नहीं, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो अल्टीमेटली वही होगा ऐसे सोसाइटीज में कि लोग खुद भी नहीं करेंगे, दूसरे को भी करने नहीं देंगे, और फिर तीसरा आदमी कोई आके हमारा सोसाइटी को चलाएगा। अगर ये ऑप्शन आपको लगता है कि अच्छा है आपके लिए, तो फिर आप जाइए, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। उसमें आपको तो सबको प्रॉब्लम हो गया, आपके परिवार आपके बच्चों को, दूसरे को प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगा। तो मेरा यही है कि जिस तरह से इसका नाम है CHH कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेट कर एक दूसरे से आपको रहना। तो देखिए मतभेद हो सकता है एक दूसरे से, बट मतभेद को मतभेद ही रखने से अच्छा मनभेद मत करो। हाँ, बाहर उसको फेंकिए, बाहर डालिए फोरम में, और पता पड़ जाएगा शायद 1-2 मुद्दे पे आपका सही होगा, 1-2 मुद्दे पे दूसरे का सही होगा, बट अल्टीमेटली वो दोनों मुद्दा मिलाने के बाद में सोसाइटी का भला होगा। तो ये समझ के आपको आगे चलना चाहिए। और उस सोसाइटी में आपका घर है, भले 2 करोड़ है, 5 करोड़ का घर आपका उधर ही पड़ा है, तो अगर मेजर कुछ प्रॉब्लम होता है सोसाइटी में, तो अल्टीमेटली आपका घर में भी प्रॉब्लम होने वाला है, ये समझ लीजिए। यस सर। बोरीवली कांदीवली चारकोप से सवाल है राकेश कुमार जी का। सर एक अच्छी चीज दी इन्होंने, वो नए लोग हैं तो कैसे क्या करें, वो उससे रिलेटेड आए और जैसे सर प्लीज गिव सम टिप्स ऑन मेंटेनिंग INJ रजिस्टर एंड गिव सम टिप्स एनुअल ऑडिट एंड एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग आवर सोसाइटी न्यू एंड वी हैव एक्सपीरियंस ऑन दिस सब्जेक्ट। देखिए अभी स्पेसिफिक सवाल है ये, हाँ नहीं स्पेसिफिक सवाल है, तो मैं सर का नाम क्या बताया आपने? राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्पेसिफिकली और टोटली आपको एक कंसल्टेंसी जैसा चाहिए, तो आप बेशक हमारे ऑफिस में कभी भी आ सकते हो, फोन करके आप प्लीज आ जाइएगा या हमको बताइएगा, तो हम हमारे यहाँ से किसी को आपके पास कंसल्टिंग के लिए भेज सकते हैं। बट इन जनरल टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कभी भी जब सोसाइटी बनती है नया, तो जैसा मैंने आपको बताया मैनेजिंग कमेटी, भले नया सोसाइटी में एक प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी रहता है, तो 1 साल का मैक्सिमम टेन्योर के लिए रहता है, तो उस मैनेजिंग कमेटी का कर्तव्य जो मेन उसको टास्क दिया गया है वो यही है कि बिल्डर से जो कागजात लेने हैं, वो प्लान्स लेना है, जो पेपर्स लेना है, ऑडिट का जो पेपर्स लेना है, PWC, हाँ जो भी आपके रिकॉर्ड के हिसाब से जो म्युनिसिपैलिटी से जो कुछ कलेक्ट करना है, कुछ परमिशन बाकी है, कुछ लिफ्ट का है, इसका, वो सब चीजें को आपको रिकॉर्ड में लेके आने के हिसाब से ही वो प्रोविजनल कमेटी बनती है। और उसके साथ साथ में प्रोविजनल कमेटी को, जैसा मैंने आपको बताया, कमेटी का जो 3 कर्तव्य है शुरू में मैंने बताया, टोटल ओवरऑल मेंटेनेंस में ये I और J रजिस्टर का मेंटेनेंस भी उसी में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि शुरू में जितने भी आपके सोसाइटी के रिकॉर्ड्स है,
सबसे पहला मेन रिकॉर्ड तो आपका जो मेंबरशिप एप्लीकेशन जो आपका आया प्रमोटर्स का, शुरू में प्रमोटर्स ही होता है, बाद में वो मेंबर्स बनते हैं, तो उन लोगों का अलग अलग फाइल जो आप मेंटेन करते हो। उसके बाद में जो एंट्रीज आप करते हो उसमें थोड़ा सा बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है, जैसे आपके आई रजिस्टर हुआ, जे रजिस्टर हुआ, आपका शेयर रजिस्टर हुआ, नॉमिनेशन रजिस्टर हुआ, कैश या चेक के जो एंट्रीज का रजिस्टर हुआ, ये सब चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो आपको जनरली ये 5-6 रजिस्टर्स तो आपको किसी भी हालत में मेंटेन करना। बहुत सारे और रजिस्टर्स है, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ, बट ये सब मेन है। और ये रजिस्टर मेंटेन करने के लिए मैं आई और जे का, जैसा अभी इन्होंने सवाल किया तो मैं जस्ट बता देता हूँ आई और जे क्या होता है। आई रजिस्टर कुछ नहीं है, आई रजिस्टर इतना ही है कि वो हर एक मेंबर का, जो अगर सपोज आपकी सोसाइटी में 50 मेंबर है तो आपके आई रजिस्टर में शुरू में 50 पेजेस में एंट्री होगा, और हर एक पेज में, पूरा पेज में ऊपर से नीचे तक वो पर्टिकुलर मेंबर का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन वो उसमें लिखा होगा। जैसे कि नाम क्या है उनका, एज क्या है, आज का एड्रेस क्या है, मेल फीमेल क्या है उनका डिस्क्रिप्शन, ऑल्टरनेट एड्रेस उनका क्या है, कितना शेयर उन्होंने लिया है, कितना कैपिटल है शेयर कैपिटल उनका, उन्होंने नॉमिनेशन किया है कि नहीं किया है, कौन से दिन में एक्चुअली उनका शेयर ट्रांसफर हुआ है, ये सब ऊपर से नीचे पूरा उनका डिस्क्रिप्शन होगा। और इस डिस्क्रिप्शन को लेकर के आप वो आई रजिस्टर को 50 पेज में 50 नाम लिखेंगे, और जैसे ही आपका शेयर ट्रांसफर होता है, जैसे ही कोई मेंबरशिप आपका ट्रांसफर होता है, तो फर्स्ट जो आपका एंट्री है ट्रांसफर का वो 51st पेज में आएगा। सपोज फ्लैट नंबर 7 नंबर का फ्लैट बिक गया है आपका, और उसमें नया मेंबर किसी ने अप्लाई किया है और मेंबरशिप आपने ग्रांट किया, तो 7 नंबर में ऑलरेडी उसका एक एंट्री है पेज नंबर 7 में। जो नया 7 नंबर का फ्लैट जिन्होंने लिया उसका एंट्री इन लिeu ऑफ दिस पेज नंबर 7, दैट एंट्री विल अपीयर ऑन पेज नंबर 51, जहां पे अगेन 7 नंबर का डिटेल होंगे और ये बताएगा कि पिछला वाला जो नंबर है वो 7 है और नया मेंबर का है 51, तो ये रिलेट करेगा उसको कि पहले ये इसके पास था, आज के दिन में इसके पास है, and so on and so forth. You have to keep on adding these names as per the share transfer. Share transfer मतलब आपका जो मेंबरशिप ट्रांसफर होता है उस, और ये किससे पता पड़ेगा, ये जनरली आपको पता पड़ता है आपका शेयर सर्टिफिकेट से। जो शेयर सर्टिफिकेट बनती है उसमें सीरीज ऑफ एंट्रीज होता है। फ्रंट पेज में आपका जो सबसे पहले जिन्होंने, जिनके नाम से मेंबरशिप दिया गया था उनका नाम फ्रंट पेज में आएगा, और सब्सिक्वेंट एंट्रीज आपके बैक पेज में एक के नीचे आता रहेगा। तो जितने भी एंट्रीज शेयर रजिस्टर में आते हैं वो सब एंट्रीज को आपको देख के उसके हिसाब से, डेट के हिसाब से सीक्वेंशियली आपको आई रजिस्टर में एंटर करना है। और जो लेटेस्ट लिस्ट ऑफ मेंबर्स है वो जे रजिस्टर में। जे रजिस्टर एकदम सिंपल है, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आई रजिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको, ये ऑलरेडी, और ये सब्जेक्ट पे हमने पहले बात किया है, तो ठीक है, ये नए हैं शायद, और तो पहले बार जुड़ रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए, हमको जितना जानकारी है हम बिल्कुल देंगे आपको। और इसी वजह से आपको ये भी देखना है कि ये एंट्रीज अगर सही होना है तो मेंबरशिप का जो मेन डॉक्यूमेंट है वो हमारा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट बराबर से आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके सामने शेयर रजिस्टर सही होगा, उसको बेस रख के आपको आई रजिस्टर और जे रजिस्टर बनाना है। तो बाकी के जो आपको स्पेसिफिक सवाल होगा तो आप, हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे ऑफिस में, बिल्कुल, और उनका सोसाइटी का जो भी वन सैटरडे को आप मेरे से टाइम लेके हमारे जो लैंडलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, वहां पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि अभी भी कुछ सवाल है, एडवांस में जो सवाल है उनका लेंगे। मिस्टर सैनिक जैन साहब है सांताक्रूज से, और मिस्टर रॉबर्ट लेवी साहब है मुंबई से, इनके भी अभी सवाल लेंगे। लेकिन अभी एक और सवाल है हमारे साथ, श्रीधरन चारको कांदीवली से जुड़े हुए। ये 3 लोगों के हम सवाल लेने वाले हैं, आप भी सभी कनेक्ट रहिए और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा ज्यादा दोस्तों। और लोकेश बिरला मलाड बेस से सवाल है, लोकेश बिरला जी का। इनका सवाल है पार्था सर की, इनका इश्यूज है कि जो रजिस्टर एग्रीमेंट था इनका बिल्डर से, इन्होंने लिया था 24 महीने का एडवांस मेंटेनेंस बिल्डर ने लिया, लेकिन आफ्टर 1 साल के बाद उन्होंने एक मेंटेनेंस चालू कर दिया, और वो मेंटेनेंस इन्होंने सोसाइटी को जब पीडब्ल्यूसी को हैंडओवर किया वो फॉरवर्ड कर दिया। तो अब सोसाइटी के जो पदाधिकारी है वो नोटिस पहुंचा रहे रिटर्न में, मेल पे उनको। देखिए तो अब या वो क्या करें, क्योंकि उनको रजिस्टर एग्रीमेंट में 24 मंथ एडवांस मेंटेन है। ये एक्चुअली क्या होता है, देखिए अभी इसको, ये सवाल को 2 डिफरेंट हम लोग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज दैट प्रोबेबली somebody would have purchased that flat, for example अभी करंट में टाइम पीरियड ले लेता हूँ, किसी ने 2020 में फ्लैट खरीदा होगा, उनके भी एग्रीमेंट में लिखा होगा कि 2 साल का मैं मेंटेनेंस लूंगा।
मैं जाकर के 2021 में फ्लैट खरीदता हूँ, मेरा भी एग्रीमेंट में लिखा है कि 2 साल का मेंटेनेंस में लूंगा, ठीक है। तो आपने 20 में खरीदा, मैंने 21 में खरीदा, वही सेम सोसाइटी सेम बिल्डिंग, आपसे 2 साल का मेंटेनेंस लिया और आपका घर चल रहा है, मेंटेनेंस आपका एडजस्ट हो रहा है वो 2 साल का, 2020 में भरा हुआ मेंटेनेंस 2022 तक चलेगा। सपोज अप्रैल में से हम गिनते हैं फॉर डिस्कशन पर्पस, एंड दैट विल एंड ऑन मार्च 2022। अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक का 2 साल का टाइम में आपने आपका मेंटेनेंस भरा। मैं अभी नवंबर 2021 में ही आया और मेरे से भी 2 साल का लिया है उसने, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था तो मैंने भर दिया। नाउ एट द एंड ऑफ मार्च अभी सोसाइटी बन चुकी है, सोसाइटी का प्रोविजनल कमेटी आ चुका है, टेक ओवर कर लिया, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स का हो चुका है। अभी मुद्दा एक रह गया है कि वहां पे अकाउंट्स जो सोसाइटी से जो जितने पैसा होता है, जो मैंने बताया कि प्रोविजनल कमेटी जो 1 साल में करती है, उस काम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के टाइम पे आपका जितना भी मनी ट्रांजैक्शन है, बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं, उसके हिसाब से लेजर्स जितने भी हैं, जैसे कुछ लिफ्ट के लिए कुछ खर्चा किया रहेगा या किसी मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया, जो वाटर, ये सब आपने हमसे टोटल 1 करोड़ रुपया लिया था सब मेंबर का मिला करके, भले वो 20 में भरा हो या फिर आज के दिन भरा, उसके अंदर से आपने खर्चे कितने किए, वो खर्चे करने के बाद में आपका बैलेंस कितना है, वो सोसाइटी को वापस सोसाइटी का अकाउंट में आना चाहिए। ये एक्चुअली एक मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर से आपका जो मेंटेनेंस है वो मार्च तक अगर खत्म हो गया 2022 तक, तो आपको आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहेगा कुछ, आपको फिर अप्रैल 2022 से जो नॉर्मल मेंटेनेंस सोसाइटी का वो भरना पड़ेगा। मेरे केस में मेरा खाली 6 महीना हुआ या 7 महीना मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, क्योंकि उसके पहले अनसोल्ड फ्लैट्स जितने भी हैं सोसाइटी में, उसका मेंटेनेंस भरने का जो कर्तव्य है वो बिल्डर का, वो मेंटेनेंस भरा होगा वो फ्लैट के लिए। मैंने अगस्त 21 में खरीदा है, तो अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक बिल्डर ने वो फ्लैट के सामने भरा है मेंटेनेंस। मेरा काम है कि वो चेक करे, अगर मैंने चेक नहीं किया, पेंडिंग होगा, तो फिर मेरा गलती है कि मैंने चेक नहीं किया। सोसाइटी में मुझे चेक करना चाहिए, एक बार फॉर्म हो जाती है सोसाइटी, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे देखना चाहिए कि ये फ्लैट के सामने आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। कंसिडरिंग दैट आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो मेरा 6 महीने का ही पैसा गया है, भले मेरे से उसने 24 महीने का लिया है, तो बाकी का जो 18 महीना है वो पैसा सोसाइटी का अकाउंट में मेरे नाम से ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे अकाउंट में क्रेडिट बताएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ वो देखना पड़ेगा। अगर सोसाइटी की कमेटी की गलती है या बिल्डर ने फंसाया है इनको, वो हमको देखना पड़ेगा। देखने, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको पता ही है कि कुछ तो यहाँ पे इन लोग नहीं, इसमें मेरे रूबरू ये आए भी थे, तो इन्होंने पेपर एग्रीमेंट भी दिखाया, तो 24 महीने उसमें स्पष्ट नहीं, बट पैसे लेन देन में हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में एक्चुअली क्या हुआ वो देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये अभी सितंबर में वो हुआ पीडब्ल्यूसी, तो ये लेटेस्ट 3-4 महीना हुआ, और आपके पास रिड्रेसल के लिए रजिस्ट्रार का ऑफिस अवेलेबल है। हाँ, बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में आप रजिस्ट्रार को श्योरली आप अप्रोच कर सकते हो, और सोसाइटी भी कर सकती है, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल। और उसके हिसाब से आपको हियरिंग आपका लगेगा रजिस्ट्रार के यहाँ पे, और ये मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा। तो रिड्रेसल के लिए रजिस्ट्रार है, मैं अभी के लिए उतना ही बता सकता हूँ। टेक्निकली अंदर मतलब कमर्शियल पेपर्स के हिसाब से हम बोल पाएंगे कि कहाँ पे चूक हुई है, किसकी चूक हुई है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, अगला सवाल है मिस्टर श्रीधरन चारकोप से है। इनका सवाल है, हाउ गुड इट द टेक द हेल्प ऑफ शामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक हु हैव द हाउसिंग सोसाइटी मैनेजिंग सिस्टम फॉर ऑल द सोसाइटी अकाउंट होल्डर, दे आर चार्जिंग 6000 पर एनियम फॉर हेल्पिंग सोसाइटी मैनेज देयर डे टू डे फंक्शन। सर ये एकदम ये पर्सनल सवाल है एक्चुअली। ये देखिए, अभी श्रीधरन साहब को शामराव विट्ठल अच्छा लगता होगा, आई अप्रिशिएट दैट। तो दिस हम लोग ऐसा किसी को स्पेसिफिक किसी को नहीं बोल पाएंगे ऐसा कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है या नहीं बुरा है, बट अगर शामराव विट्ठल का अच्छा है और श्रीधरन जी बोल रहे हैं ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि बाकी सोसाइटीज भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन जो अवेलेबल है उनके पास। और अगर बेशक अगर अच्छा लगता हो तो एवरीबॉडी कैन डू इट, बट इट इज वी कैन नॉट एडवोकेट। हम लोग ऐसा इसका कोई मार्केट या इसका कोई ऐसा अलग से इसका चर्चा हम लोग नहीं कर पाएंगे कि इसका अच्छा है। अलग-अलग एक्सपीरियंस सबका अलग-अलग होता है, अलग-अलग होता है, और वी आर नॉट एनीबॉडी टू से दैट शामराव विट्ठल का अच्छा आप ले लो, तो आप आपके इंडिविजुअल चॉइस है ये। बट अगर
एक अगर हमको लीड मिली है श्रीधरन जी से कि शामराव विट्ठल का सॉफ्टवेयर अच्छा है, तो मैं ये चाहूंगा कि सोसाइटीज कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हो, यू कैन गो अलोंग विद शामराव विट्ठल, इट मे हेल्प यू। बहुत सारे टूल्स ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। अगला सवाल है मिस्टर रॉबर्ट लेविस साहब का सवाल है, क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, इन केस ऑफ मेंबर हैज डन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन which in view of society is dangerous to the building structure, what action as per the bylaw can be taken by the society on such members, and further which authority department should be society write a complaint against such a member? बिल्डिंग डिपार्टमेंट इज द राइट डिपार्टमेंट टू अप्रोच। अगर आपको BMC लगता है कि बीएमसी में अगर अप्रोच करना है आपको, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वहां पे रहते हैं, और अगर इस वाले पर्टिकुलर मेंबर ने बिना परमिशन के स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जनरली तभी होता है जब भी आप बीम्स और कॉलम्स को टच करके कुछ आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हो। बहुत सारे लोग थोड़ा सा फॉल सीलिंग लगाने वाला काम है या टाइलिंग लगाने वाला है या वार्डरोब्स जब लगाते हैं, उसको स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कहा जाता है। अगर आप बालकनी को तोड़ के बाहर लेते हो और उस वाले में बीम इन्वॉल्व है या कोई स्ट्रक्चर और कोई इन्वॉल्व है उसमें, जिसकी वजह से आपका पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ सकता है, और जो एक्चुअली किसी मेंबर को नहीं करना चाहिए, ऐसा वाला स्ट्रक्चरल अगर चेंज उन्होंने किया है, एंड दैट टू विदाउट इन्फॉर्मिंग द सोसाइटी और टेकिंग परमिशन फ्रॉम देम। ऑब्वियसली सोसाइटी का कमेटी परमिशन तो नहीं दे सकती ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज के लिए। छोटा मोटा कुछ आपका इंटरनल चेंजेस है तो बेशक अलाउड है, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस कुछ होगा बीम्स और कॉलम्स के हिसाब से, वो तो कमेटी का सोसाइटी के पास भी अथॉरिटी नहीं है देने का। अगर किसी ने किया है तो आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जाइए, लिखिए, एंड श्योरली देयर इज अ हेवी पेनल्टी which will be imposed from the BMC, और that person whoever has done that will be taken to task। देखिए अभी बहुत सारे सोसाइटीज में आपने देखा भी होगा, पेपर न्यूज़पेपर्स में काफी आता है कि नीचे कमर्शियल है, ऊपर रेसिडेंशियल है, कमर्शियल वाले ने काफी कुछ चेंजेस कर दिया, इसकी वजह से बिल्डिंग में ऊपर घाटकोपर में अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले भी ऐसा एक बड़ा सा न्यूज आया था। तो इट इज एडवाइजेबल एंड इट इज स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल जब आप कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस किसी को खुद भी मत करिए, दूसरे को भी मत करने दीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये स्ट्रेंथ जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर का जो ताकत है, जो मजबूती है, वो इसमें जाने वाला है आपका, और अल्टीमेटली बिल्डिंग का जो एज है वो भी कम हो जाएगा, तो क्रैक्स वर्क्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो इट इज एडवाइजेबल, बट कंप्लेन करने के लिए बीएमसी अवेलेबल है। यस, रॉबर्ट लेविस साहब का एक सवाल है, ग्रांटेड मेंबरशिप एंड नॉमिनेशन। सर ये मेंबरशिप और नॉमिनेशन से तो निश्चित ही हम आगे भी ये सब्जेक्ट पहले भी लिया हमने, आप देखेंगे हमारे चैनल्स पे मेंबरशिप और नॉमिनेशन से रिलेटेड, आगे फ्यूचर में भी लेंगे, तो आप ये सवाल हमें भेजें। और would love if you session on issues related slum rehabilitation authority SRA, how to bring the issues related the developers not opting OC conveyance। बिल्कुल ये एसआरए से रिलेटेड हम फ्यूचर में करेंगे, बिल्कुल लेंगे। बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए हमारे पास कि स्पेसिफिक टॉपिक्स ले। मैं कल भी देख रहा था कि किसी को एसआरए के बारे में चाहिए था, किसी को ओसी कैसा लेना है उसके बारे में चाहिए था। मिस्टर कैलाश चेतवनकर है, उनका कहना है टॉपिक ओपन स्पेसेस, इलीगल यूज ऑफ सोसाइटी इन सोसाइटी प्रीमाइस, आरजी एरिया, ओपन स्पेस, टेरेस, पैसेज वे, पार्किंग एरिया, ग्रेटफुल, ये सब एक्सपर्ट हमारे जो जब अवेलेबल होंगे हम आप ये इस सेशन जरूर करेंगे। ये कैलाश चेतवनकर साहब है, मलाड वेस्ट से, इन्होंने लिखा है। एक आखिरी सवाल सर आज का सांताक्रूज से मिस्टर सैनिक जैन साहब का, मैं यूट्यूब पे भी अभी सामने देख रहा हूँ, मेरे सहयोगी काफी सारे सवाल है, और आपके निश्चित ही आगे हम ये जो सेम सब्जेक्ट रिपीट करेंगे जब लेंगे। लेकिन सैनिक जैन साहब का सवाल है सांताक्रूज से, सर आवर सोसाइटी इलेक्शन वाज हेल्ड 26 December 2021 and 7 members were elected, out of which 3 members are defaulter. I give written complaint and returning officer at the time of election, but he refused take the letter. The told go and complain to registrar. This is not my job. When I visited registrar office with my complaint letter, he told if his society give 3 notice to defaulter, then only his defaulter. If not given, then can stand committee. Outstanding balance is more than year. Please suggest what to do. ये एक्चुअली रिकवरी का मैटर का सवाल है, पर ठीक है आपने आखिरी सवाल बोला है तो हम इसको आज एड्रेस कर लेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है आपका,
तो रिकवरी का जो मैटर है और डिफॉल्टर का जो डेफिनेशन है, वो पहले हमारे जो एक्ट के हिसाब से सेक्शन 101 के हिसाब से हम लोग इशू करते थे, और जो 3 नोटिस के बारे में जो बात चल रही है वो पुराने वाले प्रोविजन के हिसाब से सही है. बट नाउ द प्रोविजंस हैव चेंज्ड. Even if I'll go one step further ahead and state that the act has been amended in 2019. So in that section 154(b)(29) clearly states that default by a member for more than 3 months on any bill or notice, whichever is later. मतलब आपने ऐसा बिल दिया है और नोटिस अगर आप सर्व करते हो उसके पास कि बिल भेज दो, उसके बाद में नोटिस देते हो, तो नोटिस का दिन से 3 महीने के टाइम के बाद में यू कैन डिक्लेयर समबडी एज अ डिफॉल्ट. तो मैक्सिमम आपके पास 3 महीने का ही टाइम है या 90 डेज का टाइम है. आप 3 महीना 91 92 डेज भी हो सकता है, बट मोटा मोटा आप 3 महीना पकड़ लीजिए. मैक्सिमम आपके पास 92 डेज है, और उस 92 डेज तक अगर किसी ने पैसा नहीं भरा है तो ही कैन बी स्ट्रेट अवे कैटेगराइज्ड एज अ डिफॉल्ट. उसके लिए 3 नोटिसेस की जरूरत नहीं है. प्रोविजंस हैव चेंज्ड. सो कैटेगराइजिंग समबडी एज अ डिफॉल्टर, यू कैन डायरेक्टली गो and issue a notice stating that this person is a defaulter, and once he has become a defaulter he cannot participate in any of the society elections. Participate in the sense contest the elections. देखिए अभी बहुत सारे लोगों के पास ये अभी भी थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन है कि डिफॉल्टर हर कोई भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. बात वो नहीं है. बात ये है कि अगर आपका जनरल बॉडी है तो अटेंड कर सकता है, जनरल बॉडी में वोट करना है तो वोट भी कर सकता है, बट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से उनको रोक है. बाकी उनका जो रिकवरी का जो कार्रवाई है वो तो चलता रहेगा, वो अलग से जो उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं अभी. बट स्पेसिफिकली इलेक्शन के हिसाब से अगर आपने उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया है या नोटिस नहीं दिया है 3 महीने का अभी जो प्रोविजन के हिसाब से, और उसने डिफॉल्ट किया है और उस समय पे उस वाले पर्टिकुलर प्रोविजन का एनफोर्स नहीं करने के हिसाब से अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम आ चुका है और नॉमिनेशन भर के उन्होंने उनका डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है, इसके वजह से आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने डिस्क्वालीफाई, अगर डिफॉल्टर नहीं था इसके वजह से डिफॉल्टर को नहीं डिस्क्वालीफाई किया उसको, तो वैलिड है. देखिए जब तक रिटर्निंग ऑफिसर का काम इतना ही सीमित है कि वो लिस्ट तो आपको फीड तो करना पड़ेगा सोसाइटी, कमिटी के पास ये सब लिस्ट होता है. अगर कमिटी ने सही तरीके अपना के अगर इसको डिफॉल्टर अगर घोषित नहीं किया होगा तो ऑब्वियसली वो डिफॉल्टर, भले वो डिफॉल्टर है बट डिफॉल्टर टेक्निकली डिफॉल्टर नहीं है, ऑन पेपर डिफॉल्टर नहीं है. तो आपको फिर भी अगर आपको सोसाइटी का जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको आपको चैलेंज करना है तो आपको एक्चुअली चैलेंज करना था, तभी इलेक्शन चल रहा था तभी चैलेंज करना चाहिए था आपको. तो उस चैलेंज के टाइम पे ये मैटर जो है ये रजिस्ट्रार के पास नहीं जाता है. जो आपका जो नॉमिनेशन का रिजेक्शन है वो एक सेक्शन है 152A, उसमें आप नॉमिनेशन का रिजेक्शन को चैलेंज कर सकते हो रजिस्ट्रार के पास, और उनको डिसाइड करना है कि मैं नॉमिनेशन का एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए. बट इलेक्शन का जो प्रोसेस है अगर उसी को आपको चैलेंज करना है तो आपको कोऑपरेटिव कोर्ट जाना पड़ेगा. कोऑपरेटिव कोर्ट में आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा और इस हिसाब से कोर्ट में डिसाइड होगा कि ये इलेक्शन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ. लंबा चौड़ा प्रोसेस है और इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कंप्लायंसेस जो है, जो डिफॉल्टर को लेकर के आप बोल रहे हो कमेटी ने सही तरीके से कंप्लाई किया है नहीं किया है, वो सब देखने के बाद में देखना पड़ेगा. आप आ सकते हैं हमारा आ सकते हैं, और आपको भी ये देखना पड़ेगा कि सही तरीके से सोसाइटी ने किया है कि नहीं किया है. अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर वो लंबा चौड़ा है. अगर आपको सही में चैलेंज करना ही है, आपको लगता है कि मेजर कुछ प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट बड़ा है और इसके वजह से सोसाइटी को कुछ नुकसान हो सकता है, तो यू कैन परस्यू द मैटर. यस पार्थसारथी सर, आप इस बेबाकी से बड़ी खूबसूरती से बताते हैं इसलिए लोग जुड़ते हैं. और अभी मेरे ख्याल से 257 लोग लाइव देख रहे हैं और देख रहे हैं लोग इतने, लेकिन लाइक सिर्फ 17 लोगों ने किया. तो ये तो सरासर तो नाइंसाफी है. कहीं ना कुछ कमी है तो आप सुझाव भेजिए. आपको मतलब कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे हैं. किस चीज में चूक रहे हैं बताना पड़ेगा. नहीं तो ये आप चूक रहे हैं तो आप उसको लाइक करें. क्योंकि दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप एक सवाल हो, किसी भी पार्टिसिपेट का एडवांस में सवाल हो, लेकिन वो सब लोगों के लिए अवेयर करता है, एजुकेट करता है. तो आपका काम है इसे लाइक करें, आगे तक इस वीडियो को पहुंचाएं. और दोस्तों जैसे कि लोग वीडियो लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं. मोना मेहता जी है, नितिन जवेरी साहब है, अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं. सुनील कोरे साहब है, नमस्ते. पार्था शर्मा जी, सैनिक जैन साहब है, जैसे उनका सवाल लिया. जावेद सैयद साहब है नासिक से, रॉबर्ट लेविस साहब है. अब ये तो दूसरी लैंग्वेज में लिखा, नाम भी ध्यान नहीं आ रहा. नेक्सस अंकल, माला बंगेरा जी, लच्छू राजवानी जी और उमेश गुरव साहब,
नितिन जवेरी, हम लोग तमाम जो हम लोग थैंक्स बोल सकते हैं, हम बोल लोग सकते हैं। काफी क्या बोलते हैं कि वी आर ऑब्लाइज्ड एंड बहुत excellent अच्छा लग रहा है presentation कि in simple words in understand. ऐसे थैंक यू सो मच आंसरिंग माय ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पिछले वाले जो एपिसोड्स में लोग काफी हमको हम उनका सजेशन ये आया था कि आप ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज मत करिए और बहुत सारे सेक्शंस वगैरह को कोट मत करिए, ताकि क्या है कि सबको समझने में मुश्किलें होती है। इसके लिए हमने डिसाइड किया इंटरनली कि हम लोग भले जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसको तो मेंशन करना पड़ेगा अगर लीगल में जाना है तो, बट इसको सिंपल लैंग्वेज में ही रखें, लेमन्स लैंग्वेज में ही रखेंगे हम लोग। Superb presentation, so much throughout and detailed information share. Thank तो you, आप thank you सभी very लोग much. जिन लोगों ने कमेंट्स किए इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने लोग हैं जो आप जिन लोगों को चाहते हैं कि इनको अवेयर हो, एजुकेट हो, तो शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा। मुझे लाइक सबसे हमको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक 265 है तो कम से कम 100 के अबो तो पहुंचे लाइक इस वीडियो का, तो हमें हमारा और हमारे चेहरे पर ज्यादा स्माइल आएगी। जैसे मैंने शुरू में एक मुस्कान वैसे भी हम तो बहुत खुश है कि आप लोग आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और पेशेंटली सुनते हैं, सवाल भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो स्माइल तो हमारी रहेगी, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं जाएगी, बट इसमें और 4 चांद लगा सकते हैं। बिल्कुल। और यदि आपको इस तमाम जो 1-to-1 तमाम जो विषय हैं, इन विषय से जुड़ना है, मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ना है, तो आप मेरे डायरेक्ट मेरे नंबर से, मेरे व्हाट्सएप जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, मेरा लिस्ट है, उससे आप जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर से आप सिर्फ आपका नाम भेजना है, आपका सिटी का नाम भेजना है। आप अवेयर होना चाहते हैं, एजुकेट होना चाहते हैं अपने घर पे रह के, तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, प्रभु से खास बात है, चर्चा महासेवा के साथ में वेबिनार्स है, काफी सारे हमारा ये सिलसिला है महासेवा का, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का। दोस्तों, तो आप मेरे नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज, और आप इस पे जुड़ सकते हैं। आपकी जो एडवांस हम उस पे सवाल लेंगे वो प्रेजेंट करेंगे, हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं उन लोगों से सवाल जवाब लेते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर ले, 9920378133। ये नंबर चैट बॉक्स में भी अभी यूट्यूब पे शेयर कर दिया हमारे सहयोगी राकेश पवार ने। जाते जाते मैं ये चाहूंगा मिस्टर एस पार्थसारथी, पार्था सर, आप रेरा एक्सपर्ट है, तमाम विषय के जानकार हैं, और आप महासेवा की टीम में बहुत सारे दूसरे उभरते एडवोकेट एक्सपर्ट आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या क्या आप महासेवा सेवाएं देती है और क्या नंबर से जिसपे कांटेक्ट कर सके? देखिए, जैसा हम हर समय बोलते हैं कि एक 1 पॉइंट कांटेक्ट हम होने की कोशिश में है। देखिए, हम आज के दिन में भी दावा करते हैं जरूर कि अम्ब्रेला के नीचे सभी कुछ सर्विसेज है, बट कहीं ना कहीं वी आल्सो हैव सम स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। सो आवर एंडेवर इज दैट हम लोग जितना हो सके हम अपना टीम को, या हमारे जो सहयोगी लोग हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे ऑफिस में बहुत सारे जो एसोसिएट्स हैं, उनको हम लोग यही चाहते हैं कि वी आर हमारा जो नॉलेज है, हमको हमारा नॉलेज को पहला एनरिच करना पड़ेगा, और उसी सिलसिले में हम काफी इंटरनल कोशिश जारी रहती है कि हमारा भी इंटरनल डिस्कशंस होता है, हमारा भी काफी सेशंस होते हैं कि इंटरनल एजुकेशन के हिसाब से। तो हम यही चाहते हैं कि लोग हमारे जो है वो उनको अगर सब चीज का जानकारी मैक्सिमम जितना ज्यादा से ज्यादा हो, फिर जाकर के हम आगे लोगों को भी जानकार बना सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी टीम है, इसमें वी गॉट वेल इक्विप्ड ऑल एक्सपर्टीज सभी फील्ड में। अगर आप सोसाइटी या रियल एस्टेट के बारे में कोई भी चीज है हमारे पास, उसका कहीं ना कहीं से हम सॉल्यूशन आपको निकाल के देंगे। इनफैक्ट अभी तो हमारा सिटी सिविल में और हाई कोर्ट्स में भी काफी कुछ बहुत सारे पिटीशंस लगे हुए हैं, और काफी अच्छा वहाँ पे भी स्टेज लेवल पे हमारा आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन चल रहा है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इफ यू अप्रोच महासेवा और एसोसिएटेड कंपनीज, आप यू विल नॉट रिटर्न, मतलब आप हताश होके नहीं जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नंबर तो बताएंगे कि महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन हाउसिंग सोसाइटी में अवेयरनेस करना, एजुकेट करना, लोगों को एम्पावर करना, उनके ज्ञान, उनके जो कानून है उसके बारे में एम्पावर करना। देन जो लीगल प्रोसेस होता है, यहाँ पे हाई कोर्ट जाना, यहाँ पे कुछ पेपर वर्क करना, तो वहाँ तो वो चार्जेस होता है, प्रोफेशनल। वो तो ठीक है, वो तो सभी लोग को जानता है कि प्रोफेशनली तो चार्जेस होते ही हैं, कंसल्टिंग चार्जेस तो होते ही हैं। कोई भी प्रोफेशनल के पास आप जाओगे तो हमारे यहाँ पे भी प्रोफेशनल चार्जेस जो रहेंगे, जो लागू जो, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ेगी जब ही आपको वो देना है। जब तक यदि आपको नहीं देना तो आपको रेमेडीज है, सवालों के जवाब जो जितने मैक्सिमम और इजीएस्ट वे में और जल्दी से जल्दी आप पा सकते हो, उसका हमारे पास सॉल्यूशन
ज्यादातर रहता है, हमारे टीम के पास होता ही है, तो आप ट्राई करिएगा। बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ कि आप देखिए, नॉट नेसेसरी कंपलसरी कि आपको हमारे पास ही आना है, बट एक बार हमारे पास आप आके ट्राई कर सकते हो कि सर्विसेज कैसे हैं, बिल्कुल, और सजेशंस तो देना ही है देना ही आपको। हमारी मैगजीन्स है, मैगजीन्स महासेवा की, प्रभु सर एडिटर है उसके। और इसका आपने मैगजीन और एडिटर के बारे में बताया, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी प्रभु सर जो अपने उपनगरीय फेडरेशन मुंबई उपनगर हाउसिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी बन चुके हैं अभी। हाँ। उनका इलेक्शन भी अभी आ रहा है, शायद मेरे ख्याल से मार्च महीने में या अप्रैल महीने में इलेक्शन होगा। तो ये भी रिक्वेस्ट है थ्रू दिस पर्टिकुलर, बेंड्रा से लेके दहीसर उपनगर आता है, उपनगर आता है। उपनगर। तो इस उपनगर में जो फेडरेशन है, हाउसिंग फेडरेशन, उस फेडरेशन में प्रभु सर कंटेस्ट करेंगे, और उस कंटेस्ट करते समय मैं इस पर्टिकुलर चैनल और इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपका जो कीमती वोट है आप लोगों का, कितने सारे सोसाइटीज है इसमें मेंबर्स मैं नहीं जानता हूँ आज के दिन में, बट करीब 400 500 या 600 कुछ सोसाइटीज है आज के दिन में जो मेंबर बन चुके हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर सब एनरोल हो जाए फेडरेशन में, उपनगर फेडरेशन में, और जब इलेक्शन की बारी आएगी तो आपकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव मेन है, गुरु जो हम बोलते हैं, हाउसिंग गुरु, उनको रिप्रेजेंट करने का एक मौका दीजिए, ताकि फेडरेशन, उपनगरीय फेडरेशन में भी दिस इज ऑल नथिंग बट एन एक्टिविटी व्हिच इज टोटली फोकस्ड ऑन द ओवरऑल बेनिफिट ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज। आप इतना समझ के आप ये वाला माइंडसेट से आप जाइएगा तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखेगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ। मैं हमारे ऑफिस के कॉल सेंटर्स के नंबर्स भी आपसे शेयर करता हूँ, तो प्लीज नोट डाउन। इट इज 022 4255 1414 4255 1414 हमारे कॉल सेंटर नंबर्स है। rsprabhu13@gmail.com आईडी है, ईमेल आईडी, वो सर के पास डायरेक्टली जाएगा मेल, तो आप रूबरू 1 to 1 आप उनके साथ में कांटेक्ट में रह सकते हो। तो इस सेमिनार के थ्रू आप क्वेश्चंस है, मैगजीन के थ्रू आप कुछ भी हमारे पास पहुंचा सकते हो। हमारे साथ आगे जाकर के जो लास्ट वीक हमने बताया था कि यूनिसेफ के साथ में जो अवार्ड फंक्शन है उसमें आप प्लीज पार्टिसिपेट करिए, और कई सारे तरीके हैं, एक्टिविटीज है, बहुत एक्टिविटीज है। आप ऑफिस में बेशक कभी भी आ सकते हो, एक कैजुअल विजिट के लिए भी आ सकते हो, और अभी तो हमने शायद 5-6 एक्टिविटीज को चालू किया, फ्री कंसल्टेंसी भी शुरू किया है, वो भी हम बता देता हूँ। जैसा आपका कन्वेंस, डीम कन्वेंस है, रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट, रेरा तो इनिशियल कंसल्टेंसी, और फिर उसके बाद में सोसाइटी ट्रेनिंग एजुकेशन है, इलेक्शन का जो मैटर है, ये सब आपको इनिशियल जो मिलेंगे, जो आपका मीटिंग होगा, वो सर ने डिसाइड किया है कि हम लोग को एक फ्री रखेंगे। फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में आप फ्री आ सकते हो। अगर कुछ उसी समय पे कुछ एडिशनल, कुछ प्रोफेशनल हमने कुछ आपको कंसल्ट किया हो, या फिर आपके लिए कुछ अलग से हमने कुछ सॉल्यूशन बताया हो, तो शायद उसके लिए शायद ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ कंसल्टेंसी लिया जाएगा, बट primarily this is going to be a free session. So you please make use of this opportunity, and I actually want to personally invite you to our office. अंधेरे ऑफिस में आ जाइए, अपॉइंटमेंट बेशक आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेके आएगा, मैंने जो नंबर कॉल सेंटर के दिए थे, and we expect you that we will invite you. अब हम आपको बेशक स्वागत करेंगे हमारे ऑफिस में, और जो भी सोल्यूशन होगा हमसे हम जरूर आपको देंगे। और आप यहाँ पर महासेवा हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के ऑफिस में आकर कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पार्था सर तो है, उनकी सैकड़ों लोगों की, 100 लोगों की पूरी टीम है मुंबई भर में, मुंबई के आसपास लोग जो देखते हैं एडवोकेट्स वगैरह, तो वो पूरी 100 लोगों की टीम है। तो दोस्तों इस जो वीडियो को अवेयर करें, एजुकेट करने के लोगों को शेयर करें, उस चैनल को महासेवा न्यूज और महासेवा वेबिनार दोनों चैनल से यूट्यूब पे हमारे, इनको सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा वीडियो को वायरल करें, ताकि लोग अवेयर हो, एजुकेट हो। कहीं ना कहीं ये जो सवाल आपने किए हैं वो सवाल किसी और सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के होंगे जो रेगुलर होते हैं, और हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का धन्यवाद। पार्था सर आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस